आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से 23 जून 1757 का वो दिन खंगालने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्लासी के युद्ध की। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी जंग नहीं थी जो सिर्फ हथियारों या भारी सेना के दम पर जीती गई हो। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसकी जड़ें गजब की जासूसी, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली राजनीति और सत्ता के उस लालच से जुड़ी हैं जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य इसके आंकड़ों में ही छिपा है। जरा इस बात पर गौर करें। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके पास मुट्ठी भर 3100 सैनिक और महज 8 तोपें हैं, और उनके ठीक सामने कौन है? नवाब सिराज-उद-दौला की विशाल बंगाल सेना, 50,000 सैनिक और 53 भारी भरकम फील्ड तोपें। और तो और उन्हें फ्रांसीसियों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था। तो फिर एक इतना बड़ा सवाल सामने आता है कि इतनी छोटी सी सेना ने अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर फौज को घुटनों पर कैसे ला दिया? इसका जवाब सीधे युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि बंद कमरों में हुई साजिशों में मिलता है। लेकिन उस साजिश तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस भयंकर टकराव की नौबत आई क्यों। आइए कलकत्ता संकट पर एक नजर डालते हैं, जहां से ये चिंगारी भड़की थी। माहौल तब गरमाया जब अप्रैल 1756 में बंगाल के पुराने नवाब अलीवर्दी खान का निधन हो गया। उनके बाद उनके युवा पोते सिराज-उद-दौला ने सत्ता संभाली। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अंग्रेजों को एक सख्त फरमान सुनाया कि कलकत्ता में अपनी सैन्य किलेबंदी को तुरंत रोक दें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आदेश को नजरअंदाज किया तो नवाब ने पलटवार करते हुए जून में कलकत्ता पर ही कब्जा कर लिया। इसी दौरान इतिहास की वो दुखद घटना घटी जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। एक छोटे से हवा रहित तहखाने में 146 बंदियों को कैद किया गया था, जिनमें से केवल 23 लोग ही अगली सुबह तक जिंदा बच पाए। इस घटना ने अंग्रेजों को पूरी तरह बौखला दिया। भारी गुस्से और प्रतिशोध की आग में जलते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने एक आक्रामक सैन्य अभियान चलाया और जनवरी 1757 आते आते कलकत्ता पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया। कलकत्ता वापस तो मिल गया था, लेकिन क्लाइव को पता था कि नवाब की विशाल सेना को सीधे युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन है। यहीं से शुरुआत होती है एक खौफनाक और सोचे समझे षड्यंत्र के जाल की। ये हिस्सा बिल्कुल किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर या डकैती वाली फिल्म जैसा लगता है। अंग्रेजों ने तय किया कि अगर दुश्मनों को बाहर से नहीं हराया जा सकता तो उन्हें अंदर से तोड़ा जाए। उन्होंने सीधे नवाब के दरबार के कुछ सबसे रसूखदार लोगों से संपर्क साधा। इनमें सबसे बड़ा नाम था नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर का। इसके अलावा राय दुर्लभ और यार लुत्फ खान जैसे बड़े कमांडर्स को भी अपनी तरफ मिला लिया गया। डील बहुत साफ थी। मीर जाफर को नया नवाब बनाने का लालच दिया गया और बदले में इन सेनापतियों को युद्ध के दिन अपनी सेना के साथ बस चुपचाप खड़ा रहना था। इस पूरी साजिश को फंड किया बंगाल के सबसे अमीर बैंकरों में से एक जगत सेठ ने, और इन सबके बीच एक व्यापारी था ओमीचंद, जो इस पूरे खेल में एक अहम बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। लेकिन जहां इतना लालच हो वहां धोखेबाजी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिचौलिया ओमीचंद अचानक लालच में आ गया। उसने सीधे अंग्रेजों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उससे इस पूरी डील के मुनाफे में से 30 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो जाकर नवाब को सारा सच बता देगा। 30 लाख रुपए उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। अब अंग्रेजों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बेहद शातिर चाल चली। उन्होंने 2 संधियां या कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए, एक लाल कागज पर और एक सफेद कागज पर। लाल कागज वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह जाली था, जिसे सिर्फ ओमीचंद को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था, जिसमें उसकी 30 लाख की मांग मान ली गई थी। लेकिन जो असली कॉन्ट्रैक्ट था, यानी सफेद कागज वाला, उसमें ओमीचंद के लिए एक फूटी कौड़ी का भी जिक्र नहीं था। इस खुलेआम जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए रॉबर्ट क्लाइव को कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। सालों बाद जब ब्रिटिश संसद में उन पर इस जालसाजी को लेकर सवाल उठाए गए तो उनका जवाब बेहद बेबाक था। उन्होंने कहा, इतने बड़े खलनायक को धोखा देना ही सच्ची नीति और न्याय का मामला था। यह साफ दिखाता है कि कंपनी अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और उनके लिए इस खेल में नैतिकता की कोई जगह नहीं थी। महीनों की इस गुप्त साजिश के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। ये वो दिन था जब सामरिक रणनीति और चरम विश्वघात का आमना सामना होने वाला था।
सुबह ठीक 8 बजे भारी तोपखाने की गोलाबारी के साथ लड़ाई शुरू हुई। कुछ घंटों तक दोनों तरफ से गोले बरसे, लेकिन तभी प्रकृति ने अपना खेल दिखा दिया। दोपहर के समय अचानक भयंकर मानसूनी बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए अपने बारूद को तिरपाल से ढककर भीगने से बचा लिया, लेकिन नवाब की सेना के पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं था और उनका सारा बारूद पानी में भीगकर बिल्कुल बेकार हो गया। बारिश रुकने के बाद नवाब के सबसे वफादार सेनापति मीर मदन खान ने यह सोचकर अंग्रेजों पर भारी घुड़सवार हमला कर दिया कि अंग्रेजों की तोपें भी खराब हो गई होंगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अंग्रेजों के सूखे बारूद ने उनके तोपखाने को जिंदा रखा था और इस घातक गोलाबारी में मीर मदन खान मारे गए। यह सब चल रहा था और नवाब का सबसे बड़ा सेनापति मीर जाफर अपनी विशाल सेना के साथ बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। उसने अपनी पहले से तय हुई डील के तहत अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से मना कर दिया। इस सोची समझी गद्दारी का सर इतना गहरा था कि ये ऐतिहासिक युद्ध शाम 5 बजे तक बहुत ही आसानी से खत्म हो गया। इतनी बड़ी सेनाओं के आमने सामने होने के बावजूद हताहतों की संख्या सुन के हैरानी होती है। अंग्रेजों के सिर्फ 22 सैनिक मारे गए और लगभग 50 घायल हुए। वहीं 50,000 की बंगाल सेना में से करीब 500 लोगों की जान गई। ये साफ है कि अंग्रेजों का नुकसान इतना कम इसलिए था क्योंकि नवाब की आधी से ज्यादा फौज लड़ी ही नहीं थी। वास्तव में ये युद्ध मैदान में जीता ही नहीं गया था, ये तो बहुत पहले ही खरीदा जा चुका था। प्लासी के मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसने महज 1 दिन के भीतर सत्ता का पूरा समीकरण पलट कर रख दिया और एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। युद्ध के परिणाम बिल्कुल वही हुए जो बंद कमरों में तय किए गए थे। 29 जून को मीर जाफर को अपना इनाम मिल गया। उसे बंगाल की गद्दी सौंप दी गई, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया। दूसरी तरफ युद्ध के मैदान से जान बचाकर भागे नवाब सिराजुद्दौला को कुछ ही दिनों बाद पकड़ लिया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बंगाल अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमोकरम पर था। लेकिन कहानी सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व पर आकर नहीं रुकती। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और उनका असली मकसद था अथाह पैसा। उन्होंने कलकत्ता में हुए अपने पिछले नुकसान की भरपाई और इस युद्ध के खर्च के नाम पर बंगाल के खजाने से एक बहुत बड़ी रकम वसूल की। ये रकम थी 2 करोड़ 20 लाख रुपए, आज के हिसाब से नहीं, 1757 के हिसाब से। ये इतना बड़ा खजाना था जिसने रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी की हैसियत ही बदल कर रख दी। इस नई दौलत का अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने बंगाल से अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी फ्रांसीसियों को पूरी तरह खदेड़ दिया। बंगाल से आने वाले इस असीमित राजस्व के दम पर उन्होंने अपनी सेना को कई गुना मजबूत किया और फिर 1759 में चिंसुरा के युद्ध में डचों को भी करारी मात दी। प्लासी की इस विजय और वहां से मिली अपार संपत्ति के बलबूते ही अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना पूर्ण यूरोपीय वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि भारत जैसे विशाल उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे की शुरुआत उनकी शानदार मिलिट्री पावर से नहीं हुई थी। इसकी बुनियाद में राजनीतिक साजिशें, जाली दस्तावेज और एक व्यापारिक कंपनी की सत्ता की कभी न खत्म होने वाली भूख थी। ये सोचना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे महज 1 दिन के पर्दे के पीछे हुए विश्वासघात ने पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया और सदियों तक चलने वाले एक औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कर दी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।